ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आज जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है इसमें जो हम सीखेंगे सबसे पहले हम लोग सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम 3 सेक्टरों में बांट सकते हैं। कौन कौन से सेक्टर हैं? एक प्राइवेट सेक्टर जो आप अक्सर सुनते हो आसपास की प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है वो बंदा, फिर एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये 3 तरह के एंटरप्राइजेस होती हैं बेसिकली बिजनेस के अंदर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये 3 के अलावा इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती है जो खुद के द्वारा चलाई जाती है, खुद के द्वारा कंट्रोल की जाती है और इसके अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जो काम करते हैं। जितना भी प्रॉफिट आता है वो उनको मिलता है, जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो, ये सब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में आती है। और अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती हैं स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, विच इज ओन एंड कंट्रोल्ड एंड मैनेज द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो या तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है या स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। कौन से सेक्टर होते हैं ये? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पब्लिक चलाती है। नहीं, पब्लिक सेक्टर वो होता है जो सरकार चलाती है। अब सरकार के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकती है। कोई बच्चा मुझे एग्जांपल देगा? बड़ी मुश्किल से एग्जांपल मिलता है, नहीं? सर LIC। LIC, बहुत बढ़िया, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। LIC लाइफ इंश्योरेंस। एक्सिस बैंक है? एक्सिस बैंक तो प्राइवेट है, क्या बात कर रहे हो? एक्सिस बैंक प्राइवेट है बेटा। सेल हो सकता है देखो मैं कुछ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हाँ देखो एक दो एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ। सेल, एक तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बाद गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये जो है, और LIC एक बच्चे ने अभी बताया, ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस, ठीक है, तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। अब ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें तो ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती हैं जो ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज ज्वाइंटली बाय प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट और गवर्नमेंट जब दोनों मिलकर काम करती है ना, तो उसको हम ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। इस तरह की जो एंटरप्राइजेस होती हैं इसमें डे टू डे जो मैनेजमेंट है ये प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथ में होता है, लेकिन कंट्रोल और सुपरविजन कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं सरकार के द्वारा चुने हुए, वो भी देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मारुति उद्योग, ये जो है हमारी ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का एग्जाम्पल है। मारुति उद्योग जो है इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। समझ गए स्टूडेंट? इसी तरह से कोचिन रिफाइनरी जो है ये प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। तो अब हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं उछल के, और आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इनफैक्ट पूरा ये टॉपिक ही प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पे टिका हुआ है। तो आइए सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो नंबर 1 पे आता है वो है जो, जिसको हम सीधा सीधा बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटर। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के कई काम हैं, कई तरह के बिजनेस है, जैसे सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। तो ये सारे टॉपिक हमारे इसी में है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखेंगे अपनी बुक के अंदर, पहला है सोल प्रोप्राइटर। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिकों में से एक आप कह सकते हैं। आप देखो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट अंडरटेकिंग्स देखो ये इस तरह के होते हैं, एक कॉर्पोरेट और एक नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। तो हम लोग जो आते हैं ना ये नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं जो अलग से, जो जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। ये देखिए ये रहे, देखो ये सोल प्रोप्राइटर अकेला बिजनेस कर रहा है कोई, ठीक है, ये इसमें आता है। ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो हिंदू हैं आपस में मिलके अगर बिजनेस करें, एक ही परिवार के सदस्य, तो इसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। ये अलग से हमारा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में करेंगे। और पार्टनरशिप, ये भी अलग से टॉपिक है, इसी चैप्टर में हम बहुत डिटेल में करेंगे क्योंकि अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो आज हमारा फोकस होगा सोल प्रोप्राइटर के ऊपर, ठीक है। और एक देखो कॉर्पोरेट एंटरप्राइज को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, नॉन कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट। देखो इसमें हमने स्लाइड में जो लिखा है, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो नॉन कॉर्पोरेट और एक कॉर्पोरेट, ठीक है। पहले नॉन कॉर्पोरेट आपने देख लिया, ये 3 है, ये नॉन कॉर्पोरेट, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली और पार्टनरशिप, ये नॉन कॉर्पोरेट। और कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस क्या है? ये वो एंटरप्राइजेस हैं जो हैं तो प्राइवेट,
लेकिन ये कॉर्पोरेट है। कौन कौन से? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये कॉर्पोरेट एंटरप्राइज है। एम आई क्लियर? जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ये कॉर्पोरेट एंटरप्राइज है। यानी कि इन्फोसिस कंपनी जानते हो ना, नाम सुना होगा आपने। ये है तो प्राइवेट एंटरप्राइज, लेकिन इसको हम कॉर्पोरेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या समझे आप? बोलते हैं उसे कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, देखो कॉर्पोरेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर लाखों करोड़ों लोग इन्वॉल्व होते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा तादाद हो उसको हम लोग कॉर्पोरेट्स बोलते हैं, समझे? कॉर्पोरेट एंटरप्राइज जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इन्फोसिस जानते हो, इन्फोसिस का ओनर कौन है? सर बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग नहीं, मतलब इन्फोसिस कहाँ है ये चलो बताओ, हेडक्वार्टर कहाँ है इन्फोसिस? नहीं पता? कई बच्चे तो सर्च मार के देख लेंगे फटाफट, है कि नहीं? बैंगलोर में तो नहीं है बेटा इन्फोसिस? हाँ बोलो। यस सर, बैंगलोर में ही है। बैंगलोर में ही है इन्फोसिस कंपनी ना, आईटी कंपनी में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपनी मानी जाती है। ठीक है, और इसको जो फाउंडर थे वो मेरे नाम से मिलते जुलते हैं, इन्फोसिस। देखना इन्फोसिस, ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इन्फोसिस कंपनी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है मेरी। देखो देखता हूँ अगर इसकी विकिपीडिया। NR नारायण मूर्ति। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे नाम राशि से मिल रहे हैं थोड़े थोड़े। नारायण मूर्ति जी हैं। देखो यहाँ पे ये रहा इसकी, अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखो तो ये देखो यहाँ पे, इट वॉज फाउंडेड बाई 7 इंजीनियर। 7 इंजीनियरों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था, बनाया था महाराष्ट्र में। ठीक है, विथ इनिशियल कैपिटल, पता है कितना कैपिटल लगाया था? 1981 की बात है, $250 बस, देख लो। और आज इस कंपनी की देख लो औकात कितनी। ठीक है, और बैंगलोर में जो है इसका ऑफिस है, कर्नाटका में है, बताइए आपको बैंगलोर। ठीक है, और इसने शुरू में जो है, आप इसकी जो प्राइस थी ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, जब इसने पहली बार अपने शेयर निकाले तो सिर्फ 95 रुपीज का निकाला था। एक शेयर 95 रुपए का। और आज की डेट में देखना पड़ेगा आज इसका शेयर का रेट क्या चल रहा है। ठीक है, और अगर आप इसकी इनकम देखेंगे तो, हाँ जी सर 1600। कहाँ देखा आपने 1600? आज का रेट पूछ रहा हूँ, आज का रेट है सर 50 के अराउंड होगा, 1560 के बाद। अंदाजा लगाना तो इसके शेयर का बेटा। इसने देखो कंपनी को जब बिजनेस चलाना होता है ना, इन्फोसिस देख के बता रहे हो तो बताओ। मैं जरूर में सर्च करता हूँ। 1500 के आसपास है। 1500? अब इतनी देर लगाओगे, शेयर प्राइस ऑफ इन्फोसिस 576 रुपीज। 5000? ये देखो, ये 1576। ये रहा ना, देखो ना, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैंने निकाल दिया, आप इतनी देर में ढूंढोगे जब। यही हैं? यही है सर, यही है ना, मैंने आज का निकाला बेटा, ये आज का है। आज से 5 दिन पहले का देखो, ये रहा। मार्केट ऊपर जा रही है, देखो ये देखो। ठीक है, और ऐसे देखा जाता है इसको। आप 1 साल का भी देख सकते हो, देखो 1 साल का ये ग्राफ दिखा रहा है, देखो बढ़ती जा रही है। अब किसी ने अगर इस शेयर में पैसे लगा रखे होंगे ना आज 81 में, तो आप सोचो कितना कमा रहा होगा वो। 95 रुपए आज उसके 1576 रुपए बन चुके हैं। ठीक है, अभी इसका रेट डाउन हो रहा है, अभी नीचे गिरा है आज, हो सकता है शाम तक बढ़ भी जाए। ठीक है, इसके सीईओ जो हैं इन्फोसिस के, सलील पारेख हैं, और इसको 7 जुलाई 1981 में फॉलो किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। और इसका आज का जो सेल है, मतलब अगर आप देखो 1,03 लाख करोड़। अब बताओ, बिलियन, 14 बिलियन 2021 में इतना। सर हाँ जरोदा में तो 1582 है। हाँ तो बेटा एकदम अपडेटेड होगा ना वो, एकदम Yes, sir. अपडेटेड देख रहे होगे ना। हाँ वो आप अच्छी साइट से देख रहे हो, आप एकदम अपडेटेड देख रहे हो। मैंने गूगल सर्च पे किया, वो बढ़ता घटता रहता है, वो 2-4 रुपए आगे पीछे होता ही रहता है। अभी हम बात Yes, कर रहे हैं, 1-2 रुपए इधर उधर हो जाएगा बात करते करते। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, ये कंपनी का जब हम पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में घुसेंगे इसके। आज तो हम सीधा सीधा हम सोल प्रोप्राइटर
पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एंटरप्राइज की हमने जस्ट बात की थी, तो कॉर्पोरेट एंटरप्राइज आपने इन्फोसिस का आ गया था, इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। तो आप ये देखो, इसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। कितने एम्प्लॉइज होंगे अंदाजा लगाओ, ये तो हमने देखा ही नहीं कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इसमें। कितने एम्प्लॉय हैं टोटल एम्प्लॉयज इन इन्फोसिस कंपनी प्रेजेंटली? इन इन्फोसिस देखो, 2,59,619। अब देख लो इतने एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, समझे? ये देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिखा रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पे? यस। ठीक है। टाटा कंसल्टेंट में देखो 4,88,000, विप्रो में देखो 1,97,712। ये सारी कंपनियों में इतने इतने लोग काम कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इसीलिए इसको कॉर्पोरेट कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करेंगे ना बेटा, यानी कि जब हम नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस की बात करेंगे इसकी, तो ये तो बहुत ही कम, एक आदमी काम करता है यहाँ, बस बताओ, एक आदमी। ठीक है। तो इसने ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को जॉब दे देगा? बहुत कम लोगों को जॉब देगा। जबकि हम जॉइंट, तो समझ गए, जबकि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये ज्यादा लोगों को जॉब देती है। तो आ जाते हैं आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सोल प्रोप्राइटर। सबसे पहले बात करते हैं सोल प्रोप्राइटर होता कौन है। देखिए, सोल प्रोप्राइटर कौन है? इट इज अ वन मैन बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर वन मैन बिजनेस माना जाता है, और ही इन्वेस्ट एंटायर कैपिटल, सारा का सारा पैसा ये खुद अकेले लगाता है। बियर ऑल द रिस्क, जो भी नुकसान होगा ना बिजनेस के अंदर, ये अकेले भरता है। टेक्स ऑल द एडवांटेजेस, जो भी फायदा होगा अकेले लेगा, और बिजनेस को मैनेज भी खुद करेगा। तो देखो इसकी चारों तरफ से लॉटरी लगी हुई है। ये वो पर्सन है जो सारा पैसा खुद लगाएगा, सारा रिस्क खुद लेगा, सारे फायदे खुद लेगा, और बिजनेस में जो भी फैसले लेने होंगे वो खुद लेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंडिविजुअल प्रोप्राइटर से। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल प्रोप्राइटर से। तो कौन बता रहा है सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? हैंड रेज करो, देखूं कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, एक बार में समझ जाता है। ठीक है, 3 बच्चों ने हैंड रेज किया है। ठीक है, बहुत बच्चों ने कर दिया भाई हैंड रेज, वेरी गुड। किससे पूछूं? कोई, ये सब ना वही पुराने बच्चे हैं जो अक्सर बताते हैं, नए बच्चे बहुत कम हाथ खड़ा करते हैं। उदय बता दो बेटा, समझा दो। सर प्रोप्राइटर वो होता है जो सारे नुकसान खुद भरेगा, सारे फायदे खुद उठाएगा, सारी मतलब ठीक। जो भी फैसला लेना हो वो खुद ही लेगा। सर अच्छा, मतलब वो होता है इंडिविजुअल प्रोप्राइटर। वेरी गुड। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट आंसर बताया आपने। तो आपको यही लिख देना है जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, नोटबुक में यही लिखना कि ही इज द वन, इट इज अ वन मैन बिजनेस, ही इन्वेस्ट ऑल द एंटायर कैपिटल, बियर ऑल द रिस्क, टेक ऑल द एडवांटेजेस, मैनेजेस द बिजनेस बाय हिमसेल्फ। तो ही इज द सोल प्रोप्राइटर, ये हो गई इसकी मीनिंग। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स, इसकी खूबियां क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहली खूबी, फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज इजी। देखो, सोल प्रोप्राइटर को जितना आसान खोलना है उतना आसान बंद करना भी है। आप सोल प्रोप्राइटर की बिजनेस जब मन करे तब शुरू कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। थोड़े से पैसे से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा आपके घर के आसपास छोटी मोटी दुकानें हैं, कोई भी रिटायर हो जाता है तो आराम से एक छोटी दुकान खोल के बैठ जाते हैं जनरली लोग। तो सोल प्रोप्राइटर करना बहुत आसान है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आसानी से। लगता है बेटा बहुत आसान है सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट करना, या मुश्किल काम है? नो। हाँ, कौन कह रहा है नो? मुश्किल काम है बेटा? क्या यस सर, आते हैं। मुश्किल काम है? कितने सर बच्चे खोलने के हैं? लिए पैसे तो होने चाहिए। तो अब क्या मतलब फ्री में खोलना चाहते हो क्या? नहीं, वैसे बता रहा हूँ, दोनों चीज है ना इसमें। और बिना बिना पैसे के भी खुल सकता है, क्या दिक्कत है? लोन ले लो बैंक से, इसमें कौन सा महान काम है? बैंक के पास जाओ, अपनी प्रॉपर्टी दिखाओ, अपने आइडियाज शेयर करो। अगर बैंक मैनेजर को लगता है कि आप बिजनेस ठीक कर लोगे तो आपको पैसे दे देगा, लोन, पैसे मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है? बट नरेंद्र सर अगर मोदी। हाँ, बट सर अगर बाई चांस बिजनेस नहीं चला
तो लोन पे तो इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसा चला जाएगा फिर। तो ये तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा ही है कि बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर नहीं चला और लॉस हो गया तो घर से भरो, कहीं से भरो, क्योंकि बैंक वाले तो फिर हट्टे कट्टे लोगों को भेजेंगे फिर धुलाई करने के लिए, वो तो अपने पैसे वसूल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ढंग से चलाओगी तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। पता है इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, मैं एक दिन पढ़ रहा था, अमेरिका में ना जब कोई बच्चा 18 साल का होता है, 18 साल तक का, तो वो एक दो स्टार्टअप करके नुकसान भर चुका होता है। और इंडिया में 30 साल के हो जाते हैं, 35 साल 40 साल, तब तक कोई रिस्क नहीं लेता कोई, और ना घर वाले लेने देते हैं किसी को रिस्क। ठीक है, तो मैं बिल गेट्स कह रहे थे, बिल गेट्स ने बोला इंडिया, पूछा किसी ने कि इंडिया इतना आगे क्यों नहीं है, इतना यहाँ करोड़ों लोग हैं, तो उन्होंने यही बोला कि हमारे देश में कई लोग इंसॉल्वेंट हो चुके होते हैं, 20 साल 25 साल उम्र जाते जाते 2-3 बार बर्बाद हो चुके होते हैं, और इंडिया में कोई रिस्क लेता ही नहीं है, तो कहाँ से कमाएंगे। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, कमाना है। ये फीचर समझ में आ गया सबको, फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज वेरी इजी। देखो सोल प्रोप्राइटर, अगर आपका सबसे पहला फीचर ये है कि इसको स्टार्ट करना और बंद करना आसान है, इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, और इसके लिए अलग से कोई लॉ की भी जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको मन करे कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, तो सोल प्रोप्राइटर इज वेरी इजी टू स्टार्ट, एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी इजी टू क्लोज ऑल्सो। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज वेरी इजी, there is no legal formalities required to start and close sole proprietorship firm, and there is no such separate law also. Okay, there are some businesses where you need some type of license. कुछ businesses हैं जिसमें अगर आप sole proprietor भी बनना चाहते हैं ना, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कौन कौन सी बिजनेस है बेटा, कौन बता रहा है मुझे? सर ज्वेलरी का। ज्वेलरी में लाइसेंस लेना पड़ता है क्या? मुझे पता नहीं था। क्या, किस चीज का लाइसेंस? मुझे नहीं पता बेटा, बताओ। अरे किसी के पेरेंट्स ज्वेलरी का काम करते हैं, पता होगा, कोई बच्चा एक्सपर्ट हो इस मामले में। किसने बताया बेटा ज्वेलरी में लाइसेंस लेना पड़ता है, नाम बताना, बताओ। एक बार सर्च कर लेंगे ना, मुझे नहीं पता। किसने बताया, किस चीज का लाइसेंस लेते हैं बताइए। और कोई बच्चा, कौन से जॉब में लाइसेंस लेना पड़ता है? सर अल्कोहल सोप। बिल्कुल ठीक, सोल प्रोप्राइटर अगर आप हो, अल्कोहल बेचना तो मना होता है ना, तो इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस बिना लिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। गन वगैरह की सर। गन लेना पड़ता है। एम्यूनेशन, हाँ, बंदूक बंदूक अगर बेच रहा है कोई, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार की तरफ से। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वैसे भी इंडिया में बिना लाइसेंस के आप बंदूक खरीद ही नहीं सकते। और ऐसे तो कोई भी बेचने लगेगा, जैसे हम, पता है जैसे हमारे यहाँ चावल गेहूं ये सब मिलता है ना, मतलब आसानी से किसी भी दुकान पे जाके खरीद लो। कौन सा देश है जहाँ पे भी ऐसे ही मिल जाता है, कहीं भी दुकान पे जाओ बंदूक खरीद के लाओ? कौन सा देश है बताओ? एमसीको का ये। सर हाँ बोलो। अमेरिका? सऊदी अरेबिया। सर अमेरिका है, अमेरिका, वहाँ पे आसानी से बंदूक मिल जाती है, बच्चे भी लेके रखते हैं वहाँ। आया नहीं था पिछले पिछले साल न्यूज आया था ना, क्लास में बच्चे ने चला दिया था बंदूक, कुछ बात हो गई, बहस हो गई, फायर कर दिया उसने सीधा, टीचर बच गया। तो कोर्ट में केस हुआ, तो ट्रम्प से पूछा गया कि सर आजकल तो कोई भी बंदूक लेके बच्चे पहुंच जा रहे हैं क्लास में, हैं? इसके ऊपर क्या कुछ कानून बनेगा कि नहीं? उन्होंने बोला तो बच्चे लेके चले गए, टीचर की भी तो गलती है, वो क्यों नहीं लेके आया? वो भी तो लेके आना चाहिए, अपने जान बचाने का हक सबका है, हमारे पास तो कानून है, तो उसको लेके जाना चाहिए था, उसकी बेवकूफ़ी है जो नहीं ले गया वो। इस तरह के आंसर्स हैं, देख लो। इंडिया में है अलाउड ऐसा? नो नो सर, और ये सही लॉ है कि नहीं है? नहीं है। यस सर। कौन कह रहा है नहीं है? बेटा सही है ये, अगर है इंडिया सर। में अलाउ कर दोगी ना, तो दुकान वाले को सबसे पहले खतरा आएगा। कोई भी जाएगा बंदूक देखेगा, बंदूक गोली भर के उसे को उड़ा देगा, ले भाई हो गई बंदूक, खरीदी हो जाएगी उसकी तुरंत। और यहाँ पे ऐसे ही एग्रेसिव लोग बहुत है, अरे तो बंदूक के ले लेगा फिर।
और नजफगढ़ में गोलियां चला करेंगी रोज आए दिन। ठीक है, जब लाइसेंस नहीं है तब लेके घूम रहे हैं लोग, तो लाइसेंस हो जाएगा तो फिर तो खून खराबा भयंकर हो जाएगा। मेरे हिसाब से अच्छा रूल है अभी, रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो कुल मिला के हम ये पढ़ रहे थे कि वन ऑफ द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट एंड वेरी इजी टू क्लोज एंड देयर इज लेस फॉर्मेलिटी। देखो नो फॉर्मेलिटी मैंने इसलिए नहीं लिखा, लेस फॉर्मेलिटी, क्योंकि इसके अपने खुद के लॉ हैं। और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लाइसेंस की जरूरत होती है, जैसे लिक्वर शॉप एक बच्चे ने एग्जांपल बताया, एक बच्चे ने एम्यूनेशन वाला बताया, एम्यूनेशन शॉप, मेडिकल शॉप भी हो सकती है। ये जो दवाई बेचने वाले होते हैं ना, फार्मा वाले, ये इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस होती है, मानते हो ना? सब नहीं बन सकते, नहीं तो कोई पता चला कोई पढ़ा लिखा नहीं है, दवाई बेचने के लिए खड़ा हो गया वहां पे, कोई आया। अब डॉक्टरों की राइटिंग भी देखते हो ना कितनी अच्छी रहती है, फटाफट आया कोई, किसी को उल्टा दवाई पकड़ा दी, खा पी के उल्टा चला गया ऊपर, दिक्कत हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसको लाइसेंस दिया जाता है कि सिर्फ वही व्यक्ति इसमें बैठ सकता है जिसको थोड़ी नॉलेज हो और जिसने मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी हो, और वही दुकान अपने नाम से खुलवा सकता है जिसके पास मेडिकल की डिग्री है। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट सबको। सर उबर जैसे बिजनेस में भी लाइसेंस चाहिए होता है। एग्जैक्टली, उबर में लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है, उस दिन हमने उबर का सर्च, ढाबा खोलने के लिए, क्या चीज? हाईवे पे कोई भी दुकान खोलने के लिए लाइसेंस हाँ, चाहिए। वेरी गुड। कहाँ से पता चला बेटा ये? सर हाईवे वो एक बार गए थे तब दुकान वाला दुकान वाले ने खोल रखी थी, पर वो पुलिस वाले भी आते हैं वहां पे, उनसे अच्छा, पैसे। ठीक ठीक। हाँ, वो अब लाइसेंस खोलना जरूरी है हाईवे पे, जिससे कि हम उसे ट्रैक कर सकें। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रैक भी तो करना चाहेगी ना। अब हाईवे पे बहुत रिस्की हो जाता है ना, तो इसीलिए लाइसेंस उसका होता है और गवर्नमेंट टेंडर देती है और आप उसको जमीन को खरीद के और उसमें बिजनेस कर सकते हो, और पैसे भी लेती है गवर्नमेंट, बदले में टैक्स वसूलती है। तो गवर्नमेंट की ये सब तो कमाई है, हाईवे बनाते हैं तो उससे पैसे भी तो वसूलने। तो आ गया समझ में सबको ये? अब समझ में आ गया होगा कि ये सोल होगा प्रोप्राइटर। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सर ज्वेलरी स्टोर के लिए ज्वेलरी के लिए चाहिए होता है? मुझे नहीं पता ना, मैं तो वही तो कह रहा हूँ। ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है। कौन सा लाइसेंस? ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड गोल्ड ट्रेड का लाइसेंस? एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सर BIS सर्टिफिकेट चाहिए होता है ज्वेलरी के हॉलमार्क के लिए। ज्वेलरी बिजनेस है? ये लिख लेते हैं, BIS लाइसेंस, बिल्कुल सही। ये लाइसेंस लेना पड़ता है बेटा, देखो यहाँ है। ठीक है, लेकिन अगर वो मतलब अ ज्वेलर हु विशेस टू सेल हॉलमार्क ज्वेलरी मस्ट ऑब्टेन लाइसेंस ऑफ BIS। अगर वो बेचना चाहता है हॉलमार्क वाले ज्वेलरी तब लेना होता है। ठीक है, आ गया समझ में? अगर आप ज्वेलरी के लिए करेंगे तो फॉर फिजिकल शॉप यू नीड टू गेट बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर द शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इफ योर पर ईयर टर्नओवर क्रॉसेस 5 लाख रुपीज, तो उस पे आपको फिर रजिस्ट्रेशन जो है जरूरी है। तो एक साल में अगर 5 लाख क्रॉस करते हैं तभी जरूरी है, नहीं तो जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? चलो, एक अच्छी चीज पता चली। तो ज्वेलरी में अगर 5 लाख की सेल करते हैं तब तो जरूरत है, उससे ज्यादा की करेंगे तब है, नहीं तो नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा फीचर देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो सोल प्रोप्राइटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसके ऊपर। अगर मान लो कर्जा नहीं भर पाया, जैसे अभी एक बच्ची स्टूडेंट नहीं बता रही थी कि सर बैंक से लोन ले लिया और नहीं भर पाया, तो नहीं भर पाया तो पिटेगा, फिर जो उसके कस्टमर हैं जिन्होंने उधार दिया है उसको ढूंढेंगे। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इवन द पर्सनल प्रॉपर्टीज आर हेल्ड लायबल टू मीट द लाइबिलिटीज ऑफ द, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी माना जाता है। तो एक फीचर ये भी है सोल प्रोप्राइटर का कि इसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर ये पैसे चुका नहीं पाया और उधार ले रखा है और किसी वजह से बिजनेस को लॉस हो रहा है और अपने पैसे भरने हैं, तो ऐसे में इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ेगा। आ गया समझ में?
अपनी Yes. कार बेचनी पड़ Yes, सकती है, yes, ठीक sir. है, दादा परदादा से मिली हुई जमीन बेचना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ेगा, देना पड़ेगा इसको। तीसरा फीचर, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। देखिए ये क्या है, सबसे ज्यादा खतरा इसी को है, मतलब अकेले ही सारा का सारा रिस्क अपना भरेगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो सारा का सारा प्रॉफिट भी खुद इसको लेना है। तो जितना रिस्क है सब इसी के कंधों पे होता है। अब ये देख रहे हो चल रहा है तो सारा रिस्क किसके ऊपर है, इसी के ऊपर है। ये देखा है ये वाला गेम स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, Yes, sir. एक है ना, सर एक मूवी भी है द मैन वाल। हाँ सर, देखा है। क्या होता है उसमें, क्या है वो मूवी में? सर उसमें वो है एक आदमी के सर वो बीमार होता है सर, शुरू में उसे रस्सी चढ़ने का शौक होता है, अलग अलग जू में जाके वो ट्राई करता है, और फिर हाँ सर वो मतलब बार बार गिरता है, हर वक्त उस पे हार होती है, मतलब हमेशा हार जाता है वो। फिर सर वो कहता है कि उसका एम होता है कि वो 2 सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चलेगा रस्सी बांध के, और सर उस पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो सर वो दोनों साइड रस्सी बांध के फिर सर उस पे चलता है बड़ा सा पाइप लेके। अच्छा सर उस पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं होता सर, उसके लिए कुछ चाहिए होता है, वो होता नहीं है उसके पास। तो सर सारी पब्लिक वहां पे नीचे इकट्ठा हो जाती है, पुलिस वगैरह आती है, हाँ हाँ उसके ऊपर वो बन जाती है स्टोरी सर। अच्छा, नहीं ऐसे मतलब शोज भी होते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अभी तो एक वो रिकॉर्ड भी बने हैं इस पे, जो आप बता रहे यस हो ना, सर। ऐसे रस्सी लेके और चलते हैं लोग, ठीक है, मतलब स्टंटमैन होते हैं लेकिन फिर करते हैं फॉरेन कंट्री। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने लगाया है। तो देखो, जो सोल प्रोप्राइटर होता है बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, मतलब अगर नुकसान हुआ तो बर्बाद हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो सारा पैसा उसी को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द थर्ड फीचर इज ही इज द सोल बियरर एंड रेसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट। ही बियर ऑल द रिस्क इज ऑन हिज शोल्डर एंड एंटायर प्रॉफिट इज एंजॉयड बाय हिम। ठीक है, तो ये 3 मैं समझता हूँ फीचर सबको क्लियर हो गए होंगे। पहला फीचर कौन सा हमने पढ़ा, कि इसका फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत आसान है, कोई भी शुरू कर सकता है और जब मन करे बंद कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है बिजनेस नुकसान हो सकता है और नहीं चला पा रहे हो तो आप तुरंत बंद कर दो इमीडिएटली, कोई मना नहीं है। दूसरा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें आपके ऊपर जो कर्जा है वो अनलिमिटेड होता है, आपको कितना भी कर्जा देना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और आपको अपने घर की प्रॉपर्टी भी देनी पड़ सकती है अगर आप खुद अकेले बिजनेस कर रहे हो तो। तीसरा, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, जो अभी हमने पढ़ा कि इसमें सारा का सारा रिस्क जो है आप ही को झेलना होता है, और अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो सारा प्रॉफिट आप ही को मिलेगा, किसी और को बांटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोल। देखो, वन ऑफ द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज कि कंट्रोल जो है, कंप्लीट कंट्रोल बिजनेसमैन का होता है, और बिजनेसमैन ही सारा का सारा कंट्रोल रखता है अपने ऊपर। ठीक है, तो इसका सारा कंट्रोल जो है बिजनेसमैन के हाथ में होता है, और बिजनेसमैन सारा कंप्लीट कंट्रोल रखता है, मतलब जो उसको फैसले लेने हैं खुद लेगा, डिसीजंस वगैरह जो है खुद लेगा, जो करना है वो खुद करेगा, मतलब किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं। जैसे पार्टनरशिप में होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं तो उसमें डिपेंडेंट होना होता है, इसमें कंट्रोल जो है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, सिंपल लिख देना कि कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ ओनर हिमसेल्फ। ठीक है, तो वन मैन कंट्रोलर, द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म एंड ही हैज द फुल कंट्रोल। ओके, द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इज इन हिज हैंड ओनली। ठीक है, और कुछ जो पर्सन हैं और मैनेजर्स हैं उनको रख सकता है ये, ऐसा नहीं है कि अकेले करेगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये जॉब पे रख भी ले, लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल इसी के हाथ में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। कंट्रोल जैसे मान लो इसने एक मैनेजर रख लिया, उसको सैलरी दे रहा है 40,000 और इसकी बिजनेस अच्छी चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि मैनेजर कंट्रोल करने लगेगा, ये खुद कंट्रोल करेगा, मैनेजर को जो कहेगा वो मैनेजर को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके फीचर पे, नो सेपरेट एंटिटी फॉर द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेस। कह रहा है अलग से कोई भी बिजनेस की एंटिटी नहीं रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो ये बिजनेस कर रहा है मालिक, जो इसकी बिजनेस है, इसका अपनी अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मतलब इसकी जो बिजनेस है वो बिजनेस अपने नाम से कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, हमेशा जो भी फैसला लेगा मालिक ही लेगा। जो बिजनेस है वो अपने नाम से ना तो जमीन खरीद सकती है ना जमीन बेच सकती है, तो इसको हम बोलेंगे नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लिख लीजिएगा इसको, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके अंदर जो सोल प्रोप्राइटर है उसी के नाम से सब कुछ चलेगा। ठीक है, और उसके उसके अलावा उसके बिजनेस के नाम से कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, और मालिक और एंटरप्राइज के बीच में कोई भी अलग से फर्क नहीं रहेगा, जो मालिक है वही बिजनेस माना जाएगा।
ठीक है। और जब भी कोई नुकसान होगा तो हम ये नहीं कहेंगे बिजनेस को नुकसान हो गया, अगर बिजनेस को नुकसान हो रहा है तो मालिक को ही नुकसान होगा, मालिक इससे दूर नहीं भाग सकता। जैसे रिलायंस है, रिलायंस में अगर रिलायंस को नुकसान होगा तो मुकेश अंबानी को अकेले नुकसान नहीं होगा, और भी लोगों को होगा, और मुकेश अंबानी कभी भी हट सकते हैं। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर सर है जी तो नो सब। हाँ सर जी जिसने पैसे लगा रखे उन सबको होगा ना। बिल्कुल, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में खाली मालिक को होगा, क्योंकि इसमें पैसा खाली यही लगाता है, दूसरा कोई लगाता ही नहीं। ठीक है। अब इसने मान लो अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी भी बना ली, करोड़ों की बिजनेस भी चला रहा है अपने नाम से, तो अगर बिजनेस को नुकसान होगा तो एक तरह से देखा जाए तो इसी को नुकसान होगा। बिजनेस और ये दोनों अलग अलग नहीं माने जाएंगे, नो सेपरेट एंटिटी, ये अलग अलग एंटिटी नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। यस सर। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाँ बोलो। सर जैसे ये सोल प्रोप्राइटर है, इसने है ना एसेट दिया बिजनेस को, तो ये लायबिलिटी नहीं बनेगा ना बिजनेस? नहीं, बिजनेस और ये दोनों एक ही हैं। इसका जो कैपिटल है बिजनेस के लिए लायबिलिटी तो है, लेकिन बिजनेस अपने नाम से कुछ नहीं कर सकती, बिजनेस अपने नाम से किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही मालिक है इसका। तो बिजनेस और मालिक दोनों एक ही माने जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? यस सर ये चीज अकाउंट्स में एप्लीकेबल नहीं है ना? क्या? तो जैसे यहाँ पे एक ही ओनर है तो यहाँ पे ओनर का नाम चलता है, बिजनेस और ओनर को एक ही मानते हैं, लेकिन बिल्कुल सर ये बिल्कुल सही चीज कह रही एग्जैक्टली। पर सर अकाउंट्स में एप्लीकेबल नहीं है। आप समझे नहीं, मतलब इसी के नाम से बिजनेस जानी जाएगी, बिजनेस और इसमें कोई फर्क नहीं माना जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। लेकिन मुकेश अंबानी उस जॉब को छोड़ के जा भी सकते हैं। तो रिलायंस अपने नाम से जमीन खरीदती है, अपने नाम से बिजनेस करती है, तो जरूरी नहीं है कि मुकेश अंबानी का नाम लगे उसको। तो दोनों सेपरेट एंटिटी, मुकेश अंबानी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस अपने नाम से बिजनेस नहीं कर सकती, अपने नाम से जमीन नहीं खरीद सकती, अपने नाम से कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। लेकिन रिलायंस कंपनी अपने नाम से डिसीजन ले सकती है। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर है तो नो सेपरेट एंटिटी, मालिक और बिजनेस में कोई फर्क नहीं माना जाएगा, दोनों का डिसीजन एक ही का डिसीजन माना जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सर सोल बड़े बिजनेसेस को भी चला सकते हैं? सोल प्रोप्राइटर जनरली, सोल प्रोप्राइटर बहुत बड़ी बिजनेस नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इसमें कानून ऐसा है, अगर आप अकेले बड़ी बिजनेस कैसे कर पाओगे? आपको बहुत सारे वो चाहिए, मतलब आपको पैसे लाने पड़ेंगे बाहर से, लोगों के पैसे लगवाने पड़ेंगे, सीईओ रखना पड़ेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर जनरली ज्यादा बड़ी बिजनेस नहीं होती। सोल प्रोप्राइटर और कॉर्पोरेट एंटिटी में यही फर्क है। सोल प्रोप्राइटर एक ऐसी बिजनेस जिसमें एक अकेला मालिक है, सारा पैसा जब तक एक आदमी का लगेगा तब तक सोल प्रोप्राइटर है, जैसे ही बाहर से पैसा लगने लगेगा उसके बिजनेस में तो वो सोल प्रोप्राइटर से हट जाएगा। आई बात समझ में? इसको पहचानने का एक बहुत सिंपल तरीका है, अगर सारा पैसा एक ही आदमी का किसी बिजनेस में लगा हुआ है तब तो वो सोल प्रोप्राइटर, जितनी एसेट्स हैं जितनी लायबिलिटी है सब उसी का है, तब वो सोल प्रोप्राइटर। जैसे ही बाहर के लोगों का पैसा लगेगा वो सोल प्रोप्राइटर से हट जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में इसीलिए आता है क्योंकि ये कॉर्पोरेट नहीं है और सारा पैसा इसका खुद का लगा हुआ है, बाहर से किसी का पैसा लिया नहीं, इसीलिए इसको नॉन कॉर्पोरेट। तो हमने 5 फीचर पढ़ लिए हैं। छठा फीचर देखो, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। देखो इसका एक 6th फीचर ये कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि एक अकेला ओनर चलाता है और वन मैन शो है, तो इसीलिए जैसी इसकी डेथ होगी या इंसैनिटी, इंसैनिटी का मतलब है पागल हो जाएगा, या फिर इसका दिमागी हालत ठीक नहीं रहेगी, या फिर इसकी डेथ हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटर का कोई भरोसा नहीं है कब तक चलेगी, ये बिजनेस अचानक कभी भी क्लोज हो सकती है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस तो इस तरह की बिजनेस कभी भी क्लोज हो सकती है। हमारी क्लास ये वाली कितने बजे तक थी बेटा? 40 तक थी ना? 40 तक थी। ठीक है,
ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में इसके मेरिट्स पढ़ेंगे और डिमेरिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आज आपको ये स्लाइड भेज दूंगा और आप इसी में से नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। सर हाँ सर, इसका मतलब तो अगर ये कभी भी कोई भी लोन वगैरह लेगा, अगर ये नहीं भर पाया तो मतलब इसके घर का भी सामान वगैरह बिल्कुल, मतलब हाँ बेच हाँ के बिल्कुल, बेचना पड़ेगा, इसका सारा सामान उठा के ले जाएंगे, कुर्की बोलते हैं उसको। टीवी चल रही होगी, मैच देख रहा है, टीवी उठा ले जाएंगे। मान लो बैंक से लोन ले रखा है और आराम से बड़ी वाली टीवी लगा के देख रहा है मैच, बैंक वाले आएंगे, टीवी उठा के ले जाएंगे, इससे बोलेंगे भाई पैसे बार नहीं भरेगा तो उठा ले जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं डिटेल में, आज नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लीव कर सकते हो, ये स्लाइड भेज दूंगा अभी।